नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक्सप्रेस इंडिया में सबसे पहले एक्सप्रेस अंदाज में कुछ खबरें। देश को 14वां राष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने विपक्ष की कैंडिडेट मीरा कुमार को भारी मतों से हराकर जीत हासिल की। चुनाव में रामनाथ कोविंद को 7,02,044 वोट यानी करीब 66% वोट मिला, जबकि मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले यानी कि 34.35% वोट मिले। जीत के बाद रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुक्रिया अदा किया। कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी जैसे महान शख्सियतों ने जिस तरह से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाई है वो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हार के बाद मीरा कुमार ने रामनाथ कोविंद की जीत पर बधाई दी और कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में संविधान की गरिमा को बनाए रखे, समर्थन और वोट देने वालों का शुक्रिया अदा भी किया। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे रामनाथ कोविंद को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे। रामनाथ कोविंद की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली के 10 अकबर रोड पर पहुंचे और उनके आवास में उनसे मुलाकात की, उन्हें जीत की बधाई दी और रामनाथ कोविंद को सम्मानित भी किया। रामनाथ कोविंद की जीत के बाद उनके पैतृक गांव परौंख में जश्न का माहौल है। लोग यहां झूमते नाचते नजर आए और एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी। चीन के साथ सीमा विवाद पर राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इस मुद्दे पर दुनिया भारत के साथ है। इसके साथ ही सुषमा स्वराज ने पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका सहित विदेश दौरे की उपलब्धियां गिनाई। बसपा सुप्रीमो मायावती का इस्तीफा राज्यसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। पहली बार इस्तीफा नामंजूर होने के बाद मायावती को दोबारा इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली में लोन माफी की मांग कर रहे तमिलनाडु के प्रदर्शनकारी किसानों ने खुद को चप्पलों से पीटा। ये किसान तमिलनाडु के विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी से नाखुश हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। आज शाह जयपुर पहुंचेंगे और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज पेंशन स्कीम लॉन्च करेंगे। इस पेंशन स्कीम को खरीदने पर 8% के फिक्स रेट पर ब्याज मिलेगा। एलआईसी के जरिए इसे खरीदा जा सकता है। गुजरात के कद्दावर कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला आज कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि उनके इस फैसले से आगामी विधानसभा चुनाव की गणित पर असर पड़ेगा। वहीं गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आज तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी और जीएसटी को लेकर रैली करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर लोगों को संबोधित करेंगी। टीएमसी की ये रैली शहीद दिवस के मौके पर है। गुरुवार को हुए ड्रामे के बाद नागालैंड के नए मुख्यमंत्री टीआर ज़ीलियांग को आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जहां उन्हें बहुमत साबित करना है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में फेसबुक पोस्ट पर हुए बवाल पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसकी जांच एनआईए से कराने का फैसला लिया है। 1984 सिख दंगों पर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़े मसले पर सुनवाई होगी। सीबीआई कोर्ट से इसके लिए इजाजत चाहती है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ कर सकती है। आईएनएक्स मीडिया करप्शन केस में कार्ति का नाम सामने आया है। आज मुंबई में रिलायंस रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। पाबंदी के बावजूद कांवड़िए नहीं मान रहे। कांवड़ियों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लालू फैमिली पर एक और गाज गिरी है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द हो गया है। बीपीसीएल के अधिकारियों ने नोटिस थमाया है। मोतिहारी में एक युवक की पिटाई और 10,000 रुपए लूटने वाले पुलिसकर्मी की एक महिला ने सरे बाजार में पिटाई कर दी। पुलिस वाले ने सब्जी बेचने वाली महिला के बेटे से रुपए छीने थे। लालू यादव आज भी रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। गुरुवार को चारा घोटाला मामले में चाईबासा और देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी पर पूछताछ हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और शव को खटिया पर रखकर 20 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा, लेकिन प्रशासन द्वारा शव वाहन का इंतजाम नहीं किया गया। देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने संगम विहार थाने में केस दर्ज किया है। प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवानों ने अनोखी पहल की है। नेशनल हाईवे को हरा भरा करने के लिए जवानों ने पौधा रोपा और इसके मकसद टूरिस्ट को आकर्षित करने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करना है।
पूर्वी चीन में रोड एक्सीडेंट की एक लाइव तस्वीर सामने आई है। शंघाई चोकिंग हाईवे पर कार को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए। लंदन जू में जुरासिक पार्क लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर करीब 65 मिलियन साल पहले खत्म हुए डायनासोर के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही विशालकाय डायनासोर को भी दर्शाया गया। महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराया। भारतीय टीम ने 282 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया था। भारत की जीत में हरमनप्रीत ने नाबाद 171 रन की पारी खेली। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज से पहले आज से टीम इंडिया श्रीलंका के अध्यक्ष एकादश के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। इस मैच में फिट होकर टीम में वापसी करने वाले रोहित शर्मा और केएल राहुल पर सभी की नजरें रहेंगी। फिल्म अभिनेता कमल हसन को क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कबड्डी की टीम तमिल थलाइवस के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। कमल को प्रो कबड्डी लीग के 5वें सीजन के दौरान टीम का प्रचार करना होगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अगली मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान घायल हो गई। कंगना को तलवारबाजी का सीक्वेंस करते वक्त सर पर चोट लगी। आईसीयू में भर्ती कंगना को सर पर 15 टांके लगे हैं। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। विमेन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम ने हरमनप्रीत के नाबाद 171 रनों की मदद से 42 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम 40.1 ओवर में 245 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट, शिखा पांडे और झूलन गोस्वामी ने 2-2 विकेट झटके। अब फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। भारत के साथ है। इसके साथ ही सुषमा स्वराज ने पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका सहित विदेश दौरे की उपलब्धियां गिनाई। बसपा सुप्रीमो मायावती का इस्तीफा राज्यसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। पहली बार इस्तीफा नामंजूर होने के बाद मायावती को दोबारा इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली में लोन माफी की मांग कर रहे तमिलनाडु के प्रदर्शनकारी किसानों ने खुद को चप्पलों से पीटा। ये किसान तमिलनाडु के विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी से नाखुश हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। आज शाह जयपुर पहुंचेंगे और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज पेंशन स्कीम लॉन्च करेंगे। इस पेंशन स्कीम को खरीदने पर 8% के फिक्स्ड रेट पर ब्याज मिलेगा। एलआईसी के जरिए इसे खरीदा जा सकता है। गुजरात के कद्दावर कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला आज कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि उनके इस फैसले से आगामी विधानसभा चुनाव की गणित पर असर पड़ेगा। वहीं गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आज तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी और जीएसटी को लेकर रैली करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर लोगों को संबोधित करेंगी। टीएमसी की ये रैली शहीद दिवस के मौके पर है। गुरुवार को हुए ड्रामे के बाद नागालैंड के नए मुख्यमंत्री टीआर ज़ीलियांग को आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जहां उन्हें बहुमत साबित करना है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में फेसबुक पोस्ट पर हुए बवाल पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसकी जांच एनआईए से कराने का फैसला लिया है। 1984 सिख दंगों पर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़े मसले पर सुनवाई होगी। सीबीआई कोर्ट से इसके लिए इजाजत चाहती है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीबीआई पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ कर सकती है। आईएनएक्स मीडिया करप्शन केस में कार्ति का नाम सामने आया है। आज मुंबई में रिलायंस रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। पाबंदी के बावजूद कांवड़िए नहीं मान रहे। कांवड़ियों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लालू फैमिली पर एक और गाज गिरी है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द हो गया है। बीपीसीएल के अधिकारियों ने नोटिस थमाया है। मोतिहारी में एक युवक की पिटाई और 10,000 रुपए लूटने वाले पुलिसकर्मी की एक महिला ने सरे बाजार में पिटाई कर दी। पुलिस वाले ने सब्जी बेचने वाली महिला के बेटे से रुपए छीने थे। लालू यादव आज भी रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। गुरुवार को चारा घोटाला मामले में चाईबासा और देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी पर पूछताछ हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और शव को खटिया पर रखकर 20 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा, लेकिन प्रशासन द्वारा शव वाहन का इंतजाम नहीं किया गया।
देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने संगम विहार थाने में केस दर्ज किया है। प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवानों ने अनोखी पहल की है। नेशनल हाईवे को हरा भरा करने के लिए जवानों ने पौधा रोपा और इसके मकसद टूरिस्ट को आकर्षित करने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करना है। पूर्वी चीन में रोड एक्सीडेंट की एक लाइव तस्वीर सामने आई है। शंघाई चोकिंग हाईवे पर कार को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए। लंदन जू में जुरासिक पार्क लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर करीब 65 मिलियन साल पहले खत्म हुए डायनासोर के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही विशालकाय डायनासोर को भी दर्शाया गया। महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराया। भारतीय टीम ने 282 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया था। भारत की जीत में हरमनप्रीत ने नाबाद 171 रन की पारी खेली। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज से पहले आज से टीम इंडिया श्रीलंका के अध्यक्ष एकादश के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। इस मैच में फिट होकर टीम में वापसी करने वाले रोहित शर्मा और केएल राहुल पर सभी की नजरें रहेंगी। फिल्म अभिनेता कमल हसन को क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी कबड्डी की टीम तमिल थलाइवस के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। कमल को प्रो कबड्डी लीग के 5वें सीजन के दौरान टीम का प्रचार करना होगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अगली मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान घायल हो गई। कंगना को तलवारबाजी का सीक्वेंस करते वक्त सर पर चोट लगी। आईसीयू में भर्ती कंगना को सर पर 15 टांके लगे हैं। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। विमेन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम ने हरमनप्रीत के नाबाद 171 रनों की मदद से 42 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 281 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम 40.1 ओवर में 245 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट, शिखा पांडे और झूलन गोस्वामी ने 2-2 विकेट झटके। अब फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। वहीं भारतीय महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में हरमनप्रीत कौर ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई। हरमनप्रीत ने 115 गेंदों में नाबाद 171 रन बनाए, जिसमें 20 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। हरमनप्रीत की इस मैच विनिंग पारी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इधर फाइनल की रेस के बाद अब बात रायसेना की रेस की, जिसे रामनाथ कोविंद ने जीत लिया है और उनकी जीत पर कानपुर के साथ साथ पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश के 14वें राष्ट्रपति की तलाश पूरी होने के साथ ही रायसीना हिल्स को नया मालिक मिल गया। चुनाव परिणाम आते ही कोविंद के गृह जिले कानपुर में लोग जश्न मनाने लगे। हिंदू मुसलमान सभी रामनाथ की जीत से गदगद दिखे। जीत के बाद नए राष्ट्रपति ने अपनी गरीबी का जिक्र करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत बताया। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मिलकर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए 2 फोटो जारी की, जिसमें हो जाता है तो इसके बाद फिर राष्ट्रपति तो किसी दल का होता नहीं, तो उसके प्रति हमारा पूरा सम्मान है। नए महाहिल से सज धज कर तैयार हो रहा है। 25 जुलाई को दिन में 11 बजे देश के सबसे बड़े पद पर संवैधानिक रूप से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पसंद रामनाथ कोविंद रायसेना की रेस जीत गए हैं, वो भी बम्पर जीत से। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कोविंद की इस जीत के मायने क्या हैं? मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। इस सेवा भाव की देश को दरकार है और अगर कोविंद तरीके कानून के जानकार, किसान के बेटे और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले भारत के 14वें राष्ट्रपति बन जाएं, तो जैसे सोने पर सुहागा। कोविंद की जीत के मायने, मजबूत हुई मोदी शाह की धाक, विपक्ष की एकता में लगी सेंध। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मोदी और शाह की पसंद थे, अब देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जब तक कोविंद के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कोविंद का नाम सामने आते ही पार्टी के अंदर तो मोदी शाह की वाहवाही हुई ही, विपक्ष की एकता में भी सेंध लग गई। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को बम्पर जीत मिली है। देश भर से कोविंद को जीतने के बाद जो वोट मिले हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं, इसकी कल्पना भी बीजेपी ने नहीं की थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या है कोविंद की इस जीत और इस बम्पर जीत की इनसाइड स्टोरी। Ramnath Kovind has secured 2,930 votes with value 7,02,044, and Srimati Meera Kumar has secured 1,844 votes with value 3,67,314. और कांग्रेस के 57। इस हिसाब से कम 8 कांग्रेसी विधायकों ने कोविंद के पक्ष में वोट दिया। यहाँ कोविंद को 6 जबकि मीरा कुमार को 55 वोट मिले, जबकि बीजेपी के 4 ही विधायक हैं। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने कोविंद के फेवर में क्रॉस वोटिंग की। यहाँ भी कोविंद को 11 जबकि मीरा कुमार को 273 वोट मिले, जबकि प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दल के सिर्फ यानी दीदी के गढ़ में भी सेंधमारी हुई है। लेकिन दीदी को सबसे बड़ा झटका त्रिपुरा में लगा है। यहाँ कोविंद को 7 जबकि मीरा कुमार को 53 वोट मिले, जबकि प्रदेश में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। कोविंद को महाराष्ट्र में 208 जबकि मीरा कुमार को 77 वोट मिले। यहाँ बीजेपी शिवसेना को मिलाकर कुल 185 ही विधायक हैं। यहाँ कोविंद को 25 वोट मिले जबकि मीरा कुमार को सिर्फ 11, जबकि प्रदेश में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के 22 कांग्रेस के 16, यानी सत्तारूढ़ बीजेपी को विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में कामयाबी मिली है। असम में कोविंद को 4 वोट ज्यादा मिले। यूपी और एमपी में भी कोविंद के लिए क्रॉस वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में तो खुद सीएम बयां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 165 वोट डले थे, लेकिन कोविंद जी को 171 वोट मिले हैं। यकी है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता गुजरात की क्रॉस वोटिंग को लेकर है। यहां अगले महीने ही प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जबकि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सीमा विवाद को लेकर रोज नए पैंतरेबाजी कर रहे ड्रैगन को भारत ने करारा जवाब दिया है। संसद में सुषमा स्वराज ने चीन को नसीहत देते हुए कहा है कि डोकलाम से चीन अपनी सेना हटाए, हेकड़ी न दिखाए। सुषमा को ड्रैगन की खरी खरी, डोकलाम से हटाओ चीनी सेना, सीमा की रक्षा करने में भारत सक्षम। डोकलाम मामले को अहम मुद्दा बनाने वाले चीन को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने करारा जवाब दिया है। संसद में उन्होंने ड्रैगन को 2 टूक कहा है कि भारत, भूटान और चीन वाले ट्राई जंक्शन पर ड्रैगन पहले वाली स्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखे। अगर चीनी स्टेटस को में बदलाव करता है तो इसे भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती माना जाएगा। यही नहीं, सुषमा ने साफ साफ कहा है कि उनकी सेना देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं, तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसी महीने के अंत में चीन का दौरा करेंगे।
जहां वे ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेंगे। As far as the visit of National Security Advisor to China for the BRICS NSA meeting is concerned, I can confirm to you that indeed, yes, he will be visiting. I think the visit will take place on 27th and 28th of this month. And as you yourself have mentioned, that this is a visit in the context of the BRICS National Security Advisors meeting. लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर डोकलाम को लेकर चीन इतना आक्रामक क्यों हो गया है? क्यों वो सीधे टकराव पर? आइए हम आपको एक एक कारण समझाते हैं। दरअसल चीन चाहता है कि भारत उसके ड्रीम प्रोजेक्ट OBOR में शामिल हो जाए। इसका जिक्र चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में किया गया है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि चीन मित्र भाव दिखाते हुए भारत को वन बेल्ट वन रोड में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि वन बेल्ट वन रोड चीन की सामरिक रणनीति का हिस्सा है और वो भारत को घेर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने जहां दर्द बयां किया, वहीं प्रोपेगेंडा फैलाने से भी नहीं चूक रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत के नेता इन पॉलिसी को बढ़ते राष्ट्रवाद के हाथों अगवा होने से बचा नहीं पाए। इससे भारत के अपने हित खतरे में पड़ जाएंगे। भारत को सावधान रहना चाहिए और धार्मिक राष्ट्रवाद को दोनों देशों को जंग में धकेलने से रोकना चाहिए। डोकलाम गतिरोध पर चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लगातार धमकी दे रहा है। इसी बीच भारत ने पहली बार खुलकर बोला है और साफ साफ कह दिया है कि धमकी से नहीं, बातचीत से तनाव को दूर किया जाएगा और इसके लिए जरूरी है कि चीन अपनी सेना को हटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आज मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री की एनुअल जनरल मीटिंग होगी। एजीएम की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली तिमाही के शानदार नतीजे भी पेश। कंपनी का मुनाफा 12.7% बढ़कर अब 9,079 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंसोलिडेटेड आय 2.5% घटकर 9,537 करोड़ हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्री बालाजी टेली में अब 24.9% हिस्सा खरीदने जा रही है। बालाजी टेली की इस हिस्सेदारी की खरीद पर रिलायंस 413 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बालाजी टेली बोर्ड में RIL की कंपनी का न सिर्फ मुनाफा बढ़ा है, बल्कि पेटीएम बिजनेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए GIM में भी शानदार बढ़त दिखाई है। इतना ही नहीं, रिलायंस ने रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस में भी शानदार प्रदर्शन किया है।